मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए जो का इतिहास का पेपर होने वाला है, राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वीडियो होने वाला आपके लिए, तो आपको चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेंगी अभी बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे वहां पर आओगे, आपके सामने ऊपर लिखा हुआ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी, जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ आना है और जैसे नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे फाइल वाला सेक्शन दिखाई देगा और कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करना और सर्च कर लेना हिस्ट्री। जैसे आप हिस्ट्री सर्च करोगे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बीए 4 सेमेस्टर के नाम से आपको नजर आ जाएगी। चाहे आप और कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, सेम ही रहता है कोर्स राजस्थान के इतिहास का आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कालीबंगा और जो आहड़ सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है कि इन जो सभ्यताएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। चलो शुरू करें। राजस्थान में अनेक प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई जिसमें कालीबंगा और आहड़ सभ्यताएं प्रमुख हैं। मतलब अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की जो सभ्यताएं हैं उनका जन्म होता है। लेकिन अगर उसमें से अगर अपन प्रमुख सभ्यताओं की बात करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें से जो कौन सी आपके सामने कालीबंगा और आहड़ सभ्यता देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। और ये हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में से है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी जैसी जो आपके सामने जितनी भी जो सभ्यताएं मिली, उन सभी सभ्यताओं में से एक सभ्यताएं जो आपको देखने को मिली राजस्थान में, वो कौन सी है? कालीबंगा और आहड़ सभ्यता देखने को मिलती है। कालीबंगा हनुमानगढ़ गंगानगर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। विस्तार से पढ़ेंगे अपन सारी चीजों को। और जो आहड़ सभ्यता है वो आप सबको पता है आपके सामने उदयपुर में निकली है, विकसित हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र युगीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोनों क्या करते हैं आपके सामने? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके विकास के साथ इनका निर्माण हुआ, और ताम्र युगीन मतलब जिसमें तांबा, जो ताम्र युगीन का अर्थ क्या होता है? जिस समय मनुष्य ने पहली बार तांबे धातु से वस्तुओं का निर्माण करना शुरू किया था या हथियारों का निर्माण किया था, या तांबे की खोज की थी, उस समय की क्या आपके सामने सभ्यताएं हैं नजर आती हैं। समझ में आ रहा आपको अच्छे से? अब बात करें, अपन विस्तार से पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा जो सभ्यता आपके सामने हनुमानगढ़ जिले के गग्गर नदी के किनारे बसी हुई नजर आती है। मतलब आपके सामने अगर अपन जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, आप सबको पता है हनुमानगढ़ जिला है, उसमें जो घग्गर नदी है उसके किनारे इस सभ्यता का निर्माण हुआ है। और उस आप आपको ये भी पता है कि कोई भी सभ्यता का जब निर्माण हुआ है, कोई भी दुनिया में मनुष्य ने जब अपनी सभ्यताओं का निर्माण करना शुरू किया, वो एक जगह बसना शुरू हुए, तो कहां पर उन्होंने अपनी बसावट की? नदियों के किनारे। तो कोई ना कोई नदी के किनारे वो जरूर जाकर बसे। और आपके सामने जो ये कालीबंगा सभ्यता है, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई आपके सामने? प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके किनारे ये संस्कृत सभ्यता वो विकसित होती है। काल की बात करें, पाक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता, मतलब हड़प्पा कालीन के समय से या थोड़ा सा आगे पीछे की सभ्यता इसको जाना जाता है, जिसको पाक हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, या हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा के समकालीन भी एक सभ्यता देखने को मिलती है। जिसमें से आपके सामने लगभग 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक आपके सामने क्या होता है? इसकी जो सभ्यता है उसका निर्माण होता है। अच्छे से याद कर लेना, इसकी जो समय कितना है? 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है वो नजर आता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें भाई, क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला विशेषता है जुते हुए खेतों का प्रमाण होना। मतलब जो खेत खलियान है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं इसके। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेतों का प्रमाण यहीं से मिला है। अगर अपन पूरी दुनिया की बात करें जहां पर जुते हुए खेत दिखाई देते हैं, समझ में आया? जुते हुए खेत मतलब जो आज के समय अगर आप खेती करते हो ना, तो उसमें जो हल चलाया जाता है उसको जुते हुए खेत बोला जाता है, जोते हुए खेत बोला जाता है। वो पहली बार कहां पर मिलते हैं आपके सामने? हड़प्पा कालीन सभ्यता में, कालीबंगा में मिले हैं। ये याद कर लेना। मतलब पूरी जो हड़प्पा कालीन की जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें सबसे पहले कालीबंगा में आपके सामने जो हल चलाया गया था खेतों में, इस तरीके से जो आपके सामने नजर आया है।
जो पाक हड़प्पा काल के हैं और कृषि पद्धति की उन्नत अवस्था को दिखाते हैं। तो भाई आपको पता है मनुष्य उस समय, कितने पुराने समय की बात है, उस समय मनुष्य ने खेतों को जोतना शुरू कर लिया था। इसका अर्थ यह क्या है कि कृषि है उस समय क्या हो चुकी थी, अपने अब सर्वकालीन उच्च स्तर पे पहुंच चुकी थी। अपने जो उसका सर्वोच्चम स्तर है उसकी उन्नत कृषि करने का तरीका आ चुका था। भाई आप सामान्यतः एक चीज देखो, आपका कोई खेत है, आपके खेत में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल उसको थोड़ा फावड़े से खोदकर उसमें ऐसे बीज बिखेर कर अनाज उगा सकते हो। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप व्यवस्थित तरीके से आपके सामने जब खेती है उसको करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले तो इंसान ने ऐसे बीज उसके बिखर बिखेर दिए होंगे, उससे अनाज हो गए होंगे। फिर उसको पता चला होगा कि अपन इस तरीके से भी खेती की जा सकती है जोत कर, जिससे क्या होता है, खेती है और ज्यादा सही से होती है, अनाज बहुत अच्छे से होता है। समझ रहे हो? तो उनका मानसिक स्तर का विकास हो रहा था, साथ के साथ कृषि है उसमें भी विकास होता हुआ दिखाई दे रहा था। और वहां पर क्या चीजें मिली हैं, अग्नि कुंड और वेदियां मिली हैं। 7 आयताकार अग्नि वेदियां भी देखने को मिली है। तो 7 आयताकार में आपके सामने जो क्या देखने को मिली है, अग्नि वेदियां। अग्नि वेदियां क्या होती हैं, जहाँ पे जो यज्ञ किया होगा या और कोई ऐसा कार्य किया होगा जिससे आपके सामने आग प्रज्वलित हुई होगी। समझ में आ गया? तो उसकी कोई राख की डेरी मिल गई होगी आपके सामने, कुछ जला हुआ कोई सामग्री मिल गई होगी। तो इससे पता चला कि 7 आयताकार वहां पर क्या थी, वेदियां भी देखने को मिली थी, जो संभवतः है धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ के लिए उपयोग में की गई होगी। और ऑब्वियसली बात है कि आग को जलाने के लिए क्या तो इंसान कोई धार्मिक कोई आयोजन किया होगा, किसी चीज का यज्ञ वगैरह करवाया होगा, या फिर काफी बार क्या होता है, लोग अग्नि को जलाकर आसपास में किसी समारोह का आयोजन करते हैं, है ना। मुख्यतः तो यही देखने को मिलता है, सर्दी वगैरह के मौसम में आपके सामने आग जलाकर क्या करते हैं, लोग आसपास बैठ जाते हैं। तो हो सकता है कुछ इस प्रकार का आयोजन किया गया हो, या फिर कोई भी जो यज्ञ वगैरह किया गया होगा। अगले वाले पॉइंट की बात करें, नगर नियोजन की। भाई नगर किस प्रकार से बसाया गया था। भाई आज के समय आप अपने गांव को देखते हो, उसकी भी कोई बसावट है। आप बताते हो कि भाई हमारे गांव में ना एक मॉल है, हमारे गांव में एक स्कूल है, हमारे गांव में कॉलेज है, हमारे गांव में इधर की साइड लोग रहते हैं, बीच में खेती होती है। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार की व्यवस्थित प्रणाली है। उसी तरीके से जो कालीबंगा सभ्यता है उसको भी, जो उसकी जो सभ्यता है उसको भी क्या किया गया था, उसके नगर को विभाजन किया गया था, उसको नगर का जो नियोजन किया गया था, किस तरीके से वहां पर लोग रहते थे। उनके नगर को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दुर्ग जो वहां का हुआ करता था वो निचला नगर हुआ करता था। दुर्ग को किसको बोला जाता था, जो आपके सामने जो निचला भाग हुआ करता था ना, जहाँ जिससे लोग रहते थे, उसको दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और उसके दोनों ओर प्राचीन के घेरे हुआ करते थे, और दोनों ओर वहां पर क्या देखने को मिलता था, प्राचीर के घेरे देखने को मिलते थे। जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, और सड़कें वो आपस में क्या करती थी, आपके सामने समकोण है उस पर काटती थी। समझ में आ रहा? तो समझो आप इन सब चीजों को कि बहुत ही ज्यादा नगर है उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। मतलब 2 भाग हुआ करते थे, एक हुआ करता था दुर्ग, दूसरा निचला इलाका। दुर्ग मतलब ऊंचा इलाका, समझ में आ गया, जहां पर समाज के कुलीन वर्ग को, राजा वगैरह, है ना, सामंत वगैरह या पैसे वाले धनवान लोग, जो सबसे ज्यादा नगर के लिए जरूरी लोग, वो कहां पर रहते थे, दुर्ग में रहते थे। और निचले इलाके में आम जनता रहा करती थी। समझ में आ गया? अच्छे से याद कर लेना, दुर्ग और निचला इलाका, निचला नगर हुआ करता था, और सड़कें वो किससे हुआ करती थी, समकोण पे काटती थी, और दोनों ओर प्राचीन से घिरे हुए रहते थे। भवन निर्माण की बात करें, कच्ची ईंटों का बहुतायत में प्रयोग होता था। जो कच्ची ईंटें आपके सामने सबसे ज्यादा उनका प्रयोग देखने को मिलता है, काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में जो कच्ची ईंटें हैं उनका उपयोग में किया गया है। तो ये भी समझो कि लोगों ने कच्ची मिट्टी ईंटें बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, और कुछ पक्की ईंटों का भी निर्माण शुरू है। तो आज के समय जिस प्रकार के अपन पक्की ईंटों से घर का निर्माण करते हो, वो आज से 1500-2500 ईसा पूर्व है। ईसा से भी पहले की बातें हैं ये। जिसमें ईसाई धर्म शुरू हुआ था उससे पहले तो हमारी सभ्यताएं बस गई थी, है ना। उससे भी 1500 वर्ष पहले हमने ईंटों का पक्का निर्माण सीख लिया था, और घर का निर्माण करना भी सीख लिया था। और मकान में कुएं और स्नान घर भी देखने को मिला। क्या देखने को मिला है, आपके सामने मकान है, उसमें कुएं भी हैं और स्नान घर भी दिखाई देता है। अन्य साक्ष्य की बात करें, बेलनाकार मोहरे देखने को मिलती हैं, जिसमें मेसोपोटामिया का प्रभाव देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं, तांबे के उपकरण, मनके, चूड़ियां, शल्य चिकित्सा और खोपड़ी में छेद के प्रमाण मिले हैं। तो बेलनाकार मोहरे मिली हैं,
समझ में आ गया। जिसमें मेसोपोटामिया का प्रभाव, जो मेसोपोटामिया जो लोग थे उनका, उनसे जो व्यापार किया जाता था, इसके बारे में साक्ष्य मिलता है। मिट्टी के बर्तन, समझ में आ गया आपके सामने, उस समय भी वो पोइट्री है वो करना जानते थे। तांबे के उपकरण, जो तांबे से बनी हुई चीजें, क्योंकि ताम्रकालीन सभ्यता इसलिए तो बोला गया इसको, चूड़ियां, है ना, जो कालीबंगा को तो जाना इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर काली चूड़ियां मिली थी। और शल्य चिकित्सा, खोपड़ी में छेद के प्रमाण मिले, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे जो शल्य चिकित्सा कहते हैं, चीर फाड़ के द्वारा अगर चिकित्सा की जाती है उसको शल्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा उसके भी प्रमाण देखने को मिले हैं। निकासी प्रणाली की बात करें, लकड़ी की नालियों का उपयोग देखने को मिलता है। तो जो लकड़ियां होती हैं उससे उसकी जो नालियां हैं उसका उपयोग किया गया है, ऐसे लगता है जैसे कि लकड़ी की नालियों से चीजों का निर्माण हुआ हो। अब बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ, आहड़ सभ्यता की तरफ। कालीबंगा सभ्यता को अपने विस्तार से पढ़ा, अब अपन देखेंगे किसकी तरफ, आहड़ सभ्यता की तरफ। वहां पर क्या क्या व्यवस्थित रूप से चीजें मिलती हैं। ये पूर्णतः ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर बसी है आपके सामने, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के जो आहड़ नदी है उसके किनारे बसी हुई है। समझ में आ गया, जो उदयपुर जो जिला है उसमें जो आहड़ नदी बहती है उसके आसपास इसका क्या होता है, इसका नगर नियोजन की बसावट देखने को मिलती है। कोई भी सभ्यता है, विशेषकर आपको पता है कि वो कोई ना कोई शहरों के आसपास ही उसका, नदियों के आसपास ही उसका क्या होगा, बसावट देखने को मिली है। ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, जिसको 2000 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें तांबे का जब आविष्कार हुआ तब भी उसी के आसपास की नगरी है ये देखने को मिलती है। इसका जो समय है वो 1200 से लेकर आप 2000 से लेकर 1200 ईस्वी के आसपास का है, मतलब ये थोड़ी पहले की है। विशेषताओं की बात करें, क्यों इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्र उपकरण, यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे के उपकरण देखने को मिले हैं। तो इस जो आहड़ सभ्यता है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपके सामने जो तांबे के उपकरण है वो देखने को मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी, छेनी है, ये आदि जितने भी आपके सामने उपकरण है सारे के सारे किसके बने हुए थे, आपके सामने तांबे के बने हुए थे। साथ के साथ यहाँ पर बटिया भी देखने को मिली। क्या देखने को मिली, कि बटिया भी देखने को मिली, जो किससे बनी हुई थी, आपके सामने तांबे की बनी हुई थी। यहाँ पे तांबे का प्रचुर मात्रा और धातु क्रम के उन्नत ज्ञान था। तो इस चीज से ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, आहड़ सभ्यता के लोग, इनको धातु से वस्तुओं के निर्माण के बारे में गहरा ज्ञान हुआ करता था। और यहाँ पर जितने भी उपकरण मिले वो किससे बने हुए मिले, आपके सामने तांबे से बने हुए मिले हैं। ग्रामीण सभ्यताओं की बात करें आपके सामने, कालीबंगा के विपरीत यहाँ पर एक कृषि पशुपालक ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब अगर कालीबंगा में क्या था आपके सामने, कालीबंगा में आपके सामने कृषि के बारे में ज्यादा ज्ञान था। यहाँ पर क्या है, एक कृषि पशुपालक ग्रामीण सभ्यता थी। वहां पे नगर का शहरी तरीके से नियोजन था, शहरी तरीके से नियोजन था बिल्कुल, क्योंकि ऊपर दुर्ग था, नीचे आपके सामने नगर में लोग रहा करते थे, सड़कों का निर्माण था, समकोण पे काटती थी, प्राचीन में सारे लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर कैसी सभ्यता है, यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। समझ में आ गया, वहां पे नगरीय सभ्यता थी, अच्छे से याद करना। आहड़ सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है, जहां पर कृषि पशुपालक है वो रहते हैं। क्या रहते थे आपके सामने, कृषि पशुपालक है वो अपना जीवन यापन यहाँ पर करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भी भिन्न थी। जो किस प्रकार से थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे भिन्न देखने को मिलती है। भवन निर्माण से संबंधित चीजों को समझे अपन, पत्थर और कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के मकान देखने को मिलते हैं, पत्थर के बने हुए और कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, जो कच्ची मिट्टी से इन्होंने मैंने बताया था ना, जो कालीबंगा सभ्यता, वहां पर कच्ची मिट्टी के साथ किसके, पक्की मिट्टी के भी वहां पर आपके सामने जो मकान देखने को मिले थे उन्होंने मिट्टी को पकाकर ईंटों का निर्माण करना सीख लिया था। यहाँ पर ऐसा नहीं था, ग्रामीण सभ्यता थी तो कच्ची मिट्टी से कच्चे घर बना रखे थे, जिसमें संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार मतलब एक साथ काफी लोग रहते हैं, इसीलिए इसे ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना गया।
एक मकान था जिसमें लगभग आपके सामने 6 चूल्हे देखने को मिले। मतलब एक मकान था आर्य सभ्यता में जहाँ लगभग 6 चूल्हे बने हुए थे। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग एक घर में, काफ़ी जो परिवार है वो एक घर में आपके सामने रहते थे, इसलिए तो 6 चूल्हों की ज़रूरत पड़ी, वरना क्या ज़रूरत थी, आपके सामने एक चूल्हे से काम चल जाता। तो इसी चीज़ से ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जितने भी जो लोग रहते थे वो संयुक्त रूप से रहते थे। संयुक्त जो हमारी परिवार प्रणाली है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला है मर्दांड। लाल काले मर्दांड विशेष रूप से उल्लेखनीय, मतलब ये इसको जो आपके सामने जो आप बोलते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं आपके घर में भी देखने को मिलते होंगे, जिसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं, वो देखने को मिले, जिसको पोइट्री बोल सकते हो, गधे का छोटा रूप बोल सकते हो आप। समझ में आ गया? गधा होता है, उसका छोटा रूप देखने को मिलता है, जिसमें पहले के लोग चीज रखा करते ना, वो देखने को मिलते हैं और लाल व काले कलर के आपके सामने देखने को मिले हैं। जिसपे सफेद रंग से जो ज्योमेट्री आकृतियां भी देखने को मिली है, तो वहां पर उस पर थोड़ी थोड़ी पोइट्री भी कर रखी है। समझ में आ गया आपके सामने? सफेद रंग से थोड़ा थोड़ा वहां पर पोइट्री भी कर रखी है। बहुत ही ज्यादा सुंदर आकृतियां देखने को मिलती हैं और लाल व काले कलर के मर्दान भी देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करें वहां के लोग क्या आहार का उपभोग करते थे, तो यहाँ के लोग चावल और गेहूं से परिचित थे। तो यहाँ के लोग किस चीज को ज्यादातर खाते थे? गेहूं या चावल है उसको सबसे ज्यादा उपभोग करते थे। समझ में आ गया आपको सामने? किसका उपभोग करते थे सबसे ज्यादा? गेहूं और जो चावल है उसका उपभोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। यहाँ पर आपके सामने चावल और जो गेहूं है उसके अवशेष देखने को मिलते हैं और उनके अवशेषों से आपके सामने अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किसकी जो आपके सामने मुख्यतः जो भोजन लिया जाता था वो कौन सा था? चावल व गेहूं है, उसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। अगले वाले प्रश्न की बात करें मिट्टियों की। विष्णु मिट्टी के वर्षभ, बुल, मन के आभूषण, जिसमें तांबा व सेल खड़ी आपके सामने देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? मिट्टी के एक मिट्टी का बैल बना हुआ है, मन के बने हुए हैं और आभूषण बने हुए हैं किसके? तांबे व सेलखड़ी के। तो देखो कितनी विकसित सभ्यताएं हो चुकी थी तब तक। यहाँ पर मिट्टी के इन्होंने सिर्फ बर्तन ही नहीं बनाए खाने रखने का, बल्कि बुल भी, मतलब एक बुल भी बना दिया है ना। साथ के साथ मन के झुमके या आभूषण है, तांबे के आभूषण भी दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि हमारी सभ्यताएं आज के समय हम कितने ज्यादा विकसित हैं, तो हम आज से नहीं, बहुत पहले से ही हमारी सभ्यताएं बहुत ज्यादा विकसित रही हैं और हमें धातुओं को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से उनसे चीजों का निर्माण किया जाता है, इनके बारे में हमें ज्ञान बहुत पहले से ही था। अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं का निर्माण हुआ? सबसे पहले कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यतः देखने को मिलती थी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता यही रही है कि वो कैसी थी? कृषि अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और यही अर्थव्यवस्था कहां पर देखने को मिलती थी? कालीबंगा में भी और यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है पशुपालन। साथ के साथ यहाँ के लोग क्या करते थे? पशुपालन है उसका भी, पशुपालन भी किया करते थे। साथ के साथ धातु उद्योग है। धातु उद्योग कौन सा है मुख्यतः आपके सामने? कौन सा धातु उद्योग में? तांबर का जो उद्योग है वो मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा जो तांबा है उसका यहाँ पर निर्माण किया था लोगों ने, की वस्तुओं को देखने को मिलते हैं। दोनों सभ्यताएं राजस्थान के प्राचीन गौरव और तत्कालीन मानव जीवन, उसकी कला, कौशल व सामाजिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर दोनों सभ्यताएं हैं उसको अगर अपन विस्तार से पढ़ते हैं तो अपने को यही चीजें पता चलती हैं कि राजस्थान का जो प्राचीन गौरव है और जो तत्कालीन जो मानव जीवन है उसकी जो कला, कौशल और जो सामाजिक संरचना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसको बहुत ही ज्यादा आपके सामने अगर आप अच्छे से समझो तो यहीं से आपके सामने जो सभ्यता है इससे आज आप वर्तमान समय में आप जितनी चीजें देखते हैं उसका निर्माण हुआ है। तो जहां पर कालीबंगा जो सभ्यता उसने नगरीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया, मतलब कालीबंगा ने क्या किया? आपके सामने नगरीय व्यवस्था का निर्माण किया। और आहट जो सभ्यता है इसने आपके सामने ताम्रकालीन आपके सामने जो तांबे का जो ग्रामीण व्यवस्था है उसका निर्माण किया है। तो ये आपके सामने जो प्रमुख प्रश्न है कालीबंगा और आहट सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना। तो बच्चों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका राजस्थान का इतिहास
का पेपर होने वाला है इतिहास का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इससे संबंधित, इस पेपर से संबंधित अन्य वीडियो पहले करा चुका हूँ, जाकर जरूर से देख देना। पहला प्रश्न है, राजपूत प्रशासन और सामंतवादी समाज की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो जो राजपूतों का जो शासन रहा और उसमें जो सामंतवादी जो समाज की जो व्यवस्था रही, उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राजपूत प्रशासन और सामंतवादी समाज की संरचना मध्यकालीन राजस्थान की विशिष्ट पहचान थी, जो सैन्य संगठनों, भूमि व्यवस्था और सामाजिक सोपान पर आधारित थी। तो अगर अपन राजपूत जो प्रशासन है और जो सामंतवादी जो समाज है, उसकी संरचना कैसे रही, मध्यकालीन राजस्थान की सबसे ज्यादा पहचान रही। मतलब अगर अपन राजस्थान की बात करें और वहां पर राजपूतों के शासन की बात नहीं करें तो फिर शासन काल है वो अधूरा ही रहता है। क्यों, राजस्थान पे जितने भी थे उसमें से आपके सामने मुख्यतः आपके सामने मध्यकालीन जो राजस्थान रहा, उसमें राजपूतों ने बहुत लंबे समय तक राजस्थान पे राज किया। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मेवाड़ की बात करें, चाहे मारवाड़ की बात करें, चाहे आपके सामने आमेर की बात करें, लगभग आपके सामने मुख्यतः राजपूतों का क्या रहा, शासन रहा। कहीं पर आपके सामने फिर गुजर, छोटे छोटे इलाकों में आपके सामने जाटों का भी देखने को मिलता है, गुजरों का भी देखने को मिलता है, मेनों का भी, मेना समाज है उसका भी देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना व्यापक नहीं था जितना राजपूतों का था, जिसकी शासन प्रणालियां अलग अलग प्रकार की रही हैं। जिसमें से अगर अपन बात करें तो राजपूत जो प्रशासन है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है राजा का केंद्रीय स्थान। तो जो राजा है उसका इसमें मुख्य स्थान रहा है। क्या है, राजा जैसे महारावल और राव, तो जो राजा हुआ करता था ना, उसको मुख्य केंद्र में रखा जाता था। ये क्या, अपन केंद्रीय प्रणाली की बात करें कि वहां पर किस प्रकार से जो पूरी की पूरी व्यवस्था हुआ करती थी, राजपूत प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उसके बारे में अपन समझ रहे हैं। तो जो ये व्यवस्था हुआ करती थी, जैसा कि आपको पता है कोई भी राज्य होता है उसका राजा प्रमुख होता है, उसमें से जो राजपूत प्रशासन था उसमें उसको किस नाम से जाना जाता था, क्या तो महाराणा के नाम से जानते थे, या तो राव के नाम से जानते थे, या महारावल के नाम से जाना जाता था। वह राजा का मुख्य प्रशासक, सेनापति और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और उसको क्या माना जाता था, काफी बार क्या तो खुद को राजा के रूप में घोषित कर लेते थे, या फिर राजा का मुख्य प्रशासक, मतलब राजा इतना ज्यादा योग्य नहीं है तो उसका जो मुख्य प्रशासक है, मतलब नाम का राजा है और उसकी जगह देखरेख करने वाला दूसरा व्यक्ति है। काफी बार चीजों को सेनापति और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है वो इन सब चीजों को संभालता था। उसकी शक्ति वंशानुगत होती थी। तो आमतौर पर पता है भारत की जो शासन प्रणाली रही, वहां की विशेषता बस यही रही है कि हमारे यहाँ पर राजा कैसे हुआ करते थे, वंशानुगत से। पिताजी बना, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसके बेटे का बेटा है जो राजा बन जाता है। परंतु सामंतों का भी जो प्रभाव वो महत्वपूर्ण होता था। सामंत क्या होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, आपके सामने कुलीन वर्ग है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। भाई आपको पता है पैसे, जिनके पास पैसा है उनका ठाठ तो हमेशा से रहता है, तो सामंतों का भी यहाँ पर योगदान देखने को मिलता था। सामंतवादी व्यवस्थाओं की बात करें, राजपूत प्रशासन का मूल आधार सामंतवादी व्यवस्था थी। अगर अपन गहराई से देखें, मूल में जाए अपन, राजपूती जो प्रशासन है उसके अंदर, तो आपको हमको यही चीज पता चलती है कि राजपूत जो प्रशासन है उसका मूल आधार क्या था, आपके सामने सामंतवादी जो व्यवस्था है वो इसकी क्या थी, मूल आधार में थी। राजा अपने राज्य की जागीरों में बांटकर अधीनस्थ सामंत, जागीरदार व ठाकुरों को देते थे। जैसे क्या वो आपके सामने, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। समझ लो आप जयपुर से हो, अजमेर से मान लो आप, है ना। अजमेर तो खुद एक आपके सामने जो राज्य रहा, साम्राज्य रहा था, जहां पर क्या हुआ करता था आपके सामने, अजमेर के नीचे समझ लो 10 गांव आते हैं, उदाहरण के रूप में ले लो। तो वो क्या करते थे, खुद तो सारा जितना भी जो उनका साम्राज्य या राज्य जो भी आप मानते हो, वो खुद तो नहीं संभाल सकते थे। तो वो क्या करते थे, प्रांत मान लो जो भी आपको मानना है, उसमें 10 गांव में क्या करते थे, 10 गांव के अलग अलग लोगों को क्या बना दिया, आपके सामने जमींदार बना दिया, ठाकुर लोग, जो भी लोग वहां पर योग्य लोग हुआ करते थे, जिनको पता था कि हमारे गांव के बदले वहां से कर लेकर आ सकते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनका मुखिया घोषित कर दिया गया जाता था। तो ये समझ लो आज के समय जो सरपंच हुआ करते हैं ना, उसी समय उस राज्य के क्या हुआ करते थे, जागीर
सामंत, जागीरदार या ठाकुर हुआ करते थे। लेकिन आज का सरपंच तो आपको अब आकर टैक्स नहीं ले सकता। समझ में आ गया? अब तो टैक्स कौन लेती है? सरकार लेती है। उस समय कौन लेते थे? जितनी भी फसल हुआ करती थी उस पर टैक्स लेने का कार्य करते थे आपके सामने जागीरदार और ठाकुर। ये सामंत राजा के प्रति निष्ठावान होते थे। और भैया जी इनका मुख्य कार्य सिर्फ कर लेना ही नहीं था, बल्कि ये भी था कि राजा के प्रति निष्ठावान भी, मतलब राजा के जो कार्य हुआ करते थे, राजा पे कभी विकट परिस्थिति आ गई, राजा को अगर कहीं सहायता की जरूरत हुई तो ये हमेशा उनके साथ खड़े हुआ करते थे। और सैन्य सेवा और राजस्व प्रदान करते थे। इनका कार्य ये भी था कि राजस्व देना तो था ही, साथ ही साथ गांवों से इतने प्रकार की जो गांव, उनके जो गांव उनके नीचे आते थे या जमीन जितनी भी उनके नीचे आती थी, उस भूभाग में अच्छे लड़कों को सैन्य सेवा के लिए तैयार करना भी उनकी क्या थी? उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। सैन्य संगठन की बात करें, प्रशासन का बहुत बड़ा भूभाग सैन्य संगठन पर केंद्रित था। तो हमें आपको पता है राजस्थान आपके सामने जो राजस्थान सबसे पश्चिमी सीमा रही है भारत की, और ये एक ऐसा भूभाग था जहां बहुत आसानी से लोग क्या कर सकते थे, रेगिस्तान वाला इलाका था, तो जो आप इराक से, है ना, मध्य एशिया से जितने भी आक्रमणकारी आया करते थे वो सारे राजस्थान के द्वारा ही भारत में घुसा करते थे। तो इस कारण क्या हुआ, हमेशा हमें बाहरी शक्तियों से भी उलझना पड़ा और जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं उससे भी आपस में उलझना पड़ा। दिल्ली सल्तनत से भी हमें संघर्ष करना पड़ा। साथ के साथ राजस्थान की जो भूमि है भाई रणकुंभेरों की भूमि माना जाता है, जहां पर जो योद्धा थे उन्होंने कभी भी अपना क्या नहीं, स्वाभिमान को हमेशा ऊपर रखा, कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अगर हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध तो करने पड़ेंगे, और युद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए? सैन्य व्यवस्था चाहिए। तो उस सैन्य व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा जो भूभाग है, जो बहुत बड़े भूभाग है, उसको सैन्य संगठन को केंद्र में रखा जाता था। मतलब बहुत बड़ी व्यवस्था के किसके लिए हुआ करती थी? आपके सामने सैनिक जो सैन्य व्यवस्थाएं हैं उसके निर्माण में हुआ करती थी। राजा को अपनी निजी सेना हुआ करती थी। राजा है यहाँ पर आपके सामने राजस्थान में, राजा वो क्या करता था? अपनी निजी सेना उसका भी निर्माण करता था। और सामंत भी अपनी अपनी टुकड़ियां रखते थे, और जो सामंतवादी लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां है उसको भी रखते थे। मतलब दो प्रकार की व्यवस्था थी। एक तो राजा है वो खुद की सेना रखता था, दूसरी जो आपके सामने जो सामंत या जागीरदार है जिनको प्रत्येक गांव से नियुक्त किया जाता था वो क्या करते थे? आपके सामने वो भी अपनी छोटी छोटी सेना रखते थे, ताकि क्या, राजा को किसी भी विकट परिस्थिति में जरूरत पड़े तुरंत उसकी सहायता कर दी जाए। समझ में आ गया? आपके सामने दो प्रकार की सैन्य व्यवस्थाएं हुआ करती थी जो युद्ध के समय राजा को उपलब्ध कराते, और जैसे विकट परिस्थिति आती वो राजा को सहायता प्रदान करने का कार्य करते थे। सेना में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते थे। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी व तोपखाने हुआ करते थे। तो अलग अलग प्रकार की सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें सेना में पैदल लोग भी मिलते थे, घुड़सवार भी मिलते थे, हाथी और तोपखाने भी देखने को मिलते थे। तो आपको पता है राजस्थान के घोड़े हैं, मारवाड़ के या मेवाड़ के घोड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध घोड़े हैं। हमारे यहाँ ऑब्वियसली बात है भारत में सबसे हाथी देखने को मिलते थे, तो ये व्यवस्था भी थी हमारे पास। पैदल सेना तो हर सेना में हुआ करती है। और आपके सामने राजस्थान में तोपों का भी क्या था? प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया? अगले वाली जो प्रणाली है खास करके मुगलों के बाद में तोपों का प्रयोग मुख्यतः हुआ है। राजस्व प्रणाली की बात करें, मतलब कर किस प्रकार से लिया जाता था? भूमि राजस्व है, भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। मतलब जितनी जो भूमि है उस पर जितना ज्यादा जो कर लिया जाता है उसको भू राजस्व के नाम से बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा मुख्यतः आपके सामने क्या हुआ करता था? मुख्य आपके सामने आय का स्रोत हुआ करता था, जो उपज के एक बड़े हिस्से में जैसे 1/3 या 1/2 के रूप में लिया जाता था। मतलब इसका उपयोग आपके सामने सबसे बड़े हिस्से में किया जाता था। मतलब क्या तो 50% आपके सामने कर लेते थे जमीन में उत्पादन का, या 33% जो आपके सामने, मतलब अगर आपके घर में अगर 3 बोरी हुई है तो आपको उसमें से क्या तो 1 बोरी ले लेंगे, अगर 4 बोरी हुई है तो उसमें से 2 बोरी आपकी गेहूं की ले लेंगे। समझ में आ गया? इसके अतिरिक्त व्यापार पर कर, चुंगी, ग्रह कर आदि भी लगाया जाता था। तो मतलब राजस्थान में कर तो काफी ज्यादा लिया जाता था। 50% तक कर होने के बावजूद उस पे व्यापार अगर कोई व्यक्ति करता तो उस पे भी कर लगता था, चुंगी लगती थी। चुंगी समझते हैं ना आप? आज के समय जो सेस टैक्स होता है आपके सामने, अब तो जीएसटी हो गया वो, है ना? और जो जीएसटी लगती थी उसी को चुंगी कर के नाम से जाना जाता है। अभी जीएसटी से पहले ये चुंगी कर लगता था अपने जो सामानों पर। और ग्रह कर, मतलब आप जो रहते हो राजस्थान में उसके लिए भी टैक्स देना होता था। न्याय व्यवस्थाओं की बात करें
राजा न्याय का सर्वोच्च स्रोत था। तो अगर आपके सामने बात करें न्याय कौन करता था उस प्रणाली में, तो राजा है वही न्याय करने का कार्य करता था। सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ करता था? राजा ही जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो न्याय करने का कार्य करता था। उसकी सहायता के लिए दीवान और अन्य अधिकारी हुआ करते थे, और उसी की जो सहायता देने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए अन्य लोग वहां पर देखने को मिलते थे। ग्राम स्तर पर पंचायतें भी न्याय करने का कार्य करती थी, और जो ग्रामीण व्यवस्था थी वहां पर आपके सामने वो ग्राम पंचायतें भी क्या करती थी? आपके सामने न्याय करने का कार्य किया करती थी। जो परंपराएं, रीति रिवाज व धर्म शास्त्रों पर आधारित हुआ करती थी। मतलब जो न्याय है, न्याय व्यवस्थाओं को अगर अपन व्यवस्थित रूप से बढ़े तो क्या देखने को मिलता है? न्याय कौन से चीजों से होता था? जो पहले की पुरानी परंपराएं हैं उसके आधार पे और रीति रिवाज व धर्म शास्त्रों के आधार पे किया जाता था। भाई राजस्थान में आपको पता है परंपराएं आज भी अपन हमारे यहाँ पर न्याय किसके आधार पे होता है? सामाजिक परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाज जो चलते हैं यहाँ पर, और जो धर्म शास्त्रों में लिखा गया उसके आधार पर न्याय किया जाता था। राजा की सहायता के लिए अलग अलग प्रकार के लोग हुआ करते थे, जैसे प्रधानमंत्री, सेना का प्रमुख, खजांची को कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अच्छे से समझना भाई, ये प्रश्न कंपटीशन में भी आते हैं। फौजदार कौन हुआ करता था? पुलिस का जो प्रमुख हुआ करता था। खजांची कोष का अध्यक्ष, मतलब जो खजाने को संभालता था। बख्शी सेना का जो प्रमुख हुआ करता था वो, और दीवान कौन हुआ करता था? जो प्रधानमंत्री हुआ करता था। आपके सामने सारी व्यवस्थाओं को जो संभालता था राजा के बाद में, वो बख्शी के नाम से जाना जाता था। अगले वाला पॉइंट है सामंतवादी समाज और उसकी मुख्य विशेषता। जो सामंतवादी समाज देखने को मिलता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो राजा के बारे में पढ़ लिया। दूसरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद कौन सा हुआ करता था? यहाँ पर जमींदारों जागीरों का या ठाकुरों का हुआ करता था। अब उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहला पदानुक्रमित संरचना। राज्य में एक कठोर पदानुक्रम विभाजित था, जिसमें शीर्ष पर राजा, नीचे विभिन्न श्रेणियों के सामंत जैसे उमराव व गण अधिपति हुआ करते थे। मतलब एक फिक्स प्रकार की पद्धति चला करती थी राजस्थान में राजपूतों के शासन में, जहां पर सर्वोच्च स्थान किसका हुआ करता था? आपके सामने राजा का हुआ करता था। फिर उसके अंदर अलग अलग प्रकार की श्रेणियां देखने को मिलती थी। उमराव और गण जो गणाधिपति है उसके जो सामंत हुआ करते थे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। चाहे उमराव हो गया, चाहे गणाधिपति हो गया, उनके नाम से जानते हैं। फिर जागीरदार और सबसे नीचे किसान व रैयत व आपके सामने सेवक वर्ग आते थे। तो मतलब पहले राजा आ गया आपके सामने, राजा, फिर सामंत जो उच्च कुल के सामंत हुआ करते थे उमराव के नाम से, या फिर जो गणाधिपति के नाम से जाना जाता है, फिर जागीरदार, और फिर उसके नीचे किसान आया करते थे। समझ में आ गया? ऐसे समझ लो राजा तो जो पूरे प्रांत पर राज्य कर रहे हैं। 10 गांव थे आपके सामने, उसमें से 5 गांवों पर क्या बना दिए गए? 5 गांवों पर 5-5 करके 2 उमराव बना दिए गए, है ना। 5 गांवों को एक उमराव संभालता है, 5 को दूसरा उमराव संभालता है। फिर उन 5 गांव में भी, उन 10 गांव में 10 जागीरदार संभाल दिए भाई, अलग अलग लोग, है ना, जो उन गांवों को संभालते थे। और फिर उसके नीचे रैयत या सेवक लोग आया करते थे, किसान लोग आया करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? भूमि संबंध की बात करें, सामंतवाद का आधार भूमि था। मतलब सामंतवादी परंपरा क्यों पनपी? क्यों जमींदारी परंपरा पनपी है आपके सामने? क्योंकि उनके पास क्या थी? जमीन थी। जिस व्यक्ति के पास भाई बड़ा भूभाग होता था, लोगों को किसानी करने के लिए उनसे जमीन लेते थे, और उसके बदले वो क्या देते थे? टैक्स देते थे। सामंतों को राजा से भूमि जागीर पर मिलती थी, और वे बदले में राजा को सैन्य सहायता और राजस्व देते थे। तो ऐसे हुआ करता था भाई, जो सामंत लोग हुआ करते थे, उनको क्या, राजा है वो वहां पर राज करता था, उसके बदले उन्हें जमीन देता था, बड़े भूभाग देता था, और उसके बदले वो उनको, राजा को क्या, सैन्य सहायता और राजस्व देने का कार्य करते थे। किसानों को भूमि पर अधिकार नहीं होता था, और वे सामंतों के अधीन हुआ करते थे। मतलब ऐसे समझ लो कि जो किसान हुआ करते थे उनके पास आपके सामने जमीन है, उसका अधिकार नहीं हुआ करता था। वो क्या करते थे? सामंत हो गए उनसे, और जो आपके सामने उनसे जमीन लेते थे, उनपे कृषि करते थे। समझ में आ गया? ऐसे नहीं होता आज के समय आप किसी और की खेती किराए पर लेकर, खेत है किराए पर लेकर खेती करते हो, उस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। सैन्य वर्ग का प्रभुत्व देखने को मिलता था। राजपूत सामंत मूलतः एक सैन्य वर्ग था जो युद्ध और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। तो राजपूत जो सामंत हुआ करते थे, मतलब सामंतों के भी अलग अलग वर्ग हुआ करते थे, उसमें राजपूत सामंत हुआ करते थे। वो किसके लिए यूज किए जाते थे? वो सैनिक को है,
सैनिक वर्ग के नाम से जाना जाता था, जो युद्ध और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। मतलब वो क्या करते थे, राजा हुआ करता था, उसको युद्ध कौशल में और सुरक्षा में मदद देने का कार्य करते थे। इस वर्ग का समाज में अत्यंत सम्मान था। तो ये जो राजपूत जो सामंत हुआ करते थे, इनका सबसे ज्यादा सम्मान देखने को मिलता था, क्योंकि भाई रक्षा करने का कार्य करते थे। और कोई बलशाली जो समाज होता है, सबसे शक्तिशाली समाज होता है, उसका सम्मान तो आपके सामने देखने को ही मिलता है। यही व्यवस्था वैसे भी देखने को मिलती थी राजपूत प्रशासन में भी। दूसरी बात है भाई, इसी समाज के सामने लगभग राजा भी हुआ करते थे, तो इनका सम्मान वैसे भी ज्यादा बढ़ जाता था। वंशानुगत पद्धति, सामंतों की जो पद्धति और जो जागीर है प्राय वंशानुगत हुआ करती थी। मतलब सामंत जो लोग हुआ करते थे, उनकी जो पद्धति और जागीर है वो कैसे हुआ करती थी, वंशानुगत। मतलब भाई जैसे राजा वंशानुगत हुआ करता था, वैसे जागीरदार भी आप है वो वंशानुगत हुआ करती थी। एक को मिल गई तो फिर बाप को मिलने के बाद बेटे को, बेटे से उसके बेटे को जागीरदारी मिल जाती थी, जिसमें से एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग का निर्माण होता है। इससे क्या, एक शक्तिशाली एक धनवान साम्राज्य है उसका निर्माण हुआ। धनवान लोगों का एक जो निर्माण होता है, धनवान जो वर्ग है उसका निर्माण होता है आपके सामने, और वो राजा को आपके सामने पलटने के लिए दूसरे राजा का निर्माण करने में भी काफी बार काम आया करते थे। सामाजिक मर्यादा, समाज में प्रत्येक वर्ग के लिए अपने अपने कर्तव्य और मर्यादाएं देखने को मिलती थी। तो भाई राजस्थान में परंपराएं हैं वो हमेशा से चलती आई हैं, और सामाजिक परंपराओं का हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा योगदान है। आज भी हम देखते हैं जो सामाजिक वर्ग वाली परंपराएं, जहाँ हर समाज है उसके अपने अपने कर्तव्य हुआ करते थे, और वो क्या हुआ करती थी, उनकी अपनी अपनी मर्यादा हुआ करती थी। हर समाज है वो अपने अपने कर्तव्य पूर्ण करता था, हर समाज अपने अपनी मर्यादाओं में रहता था। विवाह, खान पान और सामाजिक संबंधों में भी वर्ग और जाति का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो आपको पता है, चाहे भाई खान पान जो आपस में लोगों किस प्रकार संबंध है, कौन लोग किसके साथ रहता है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सभी चीजों में जाति है, वर्ग है, और जो आपके सामने उसका विशेष योगदान देखने को मिलता था। आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्थाएं, गांव है वो प्राय आत्मनिर्भर निकायां थी। अगर अपन व्यवस्थित रूप से देखें तो वहां के जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी वो प्रायतः आपको कैसी दिखने को मिलती थी, आत्मनिर्भर आपके सामने ग्रामीण व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। जहां कृषि मुख्य मुख्य व्यवसाय था, और जहां पर क्या देखने को मिलता था, जो कृषि व्यवस्था है वो यहाँ का मुख्य रूप से मुख्य व्यवसाय था, और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ति स्थानीय कारीगरों द्वारा की जाती थी। तो गांवों के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे, साथ के साथ जो कुछ लोग कारीगर भी हुआ करते थे, जो स्थानीय आसपास लोगों पे मजदूर भी मिल जाते थे। छोटे मोटे कार्य लोग व्यापार भी कर लिया करते थे, छोटा मोटा। जाति व्यवस्थाओं की बात करें, जाति व्यवस्था समाज का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजस्थान की बात करें और राजस्थान में रहने वाली जातियों की बात नहीं करें तो ये कुछ अधूरा सा लगता है प्रशासनिक व्यवस्था में। राजस्थान में जातियों का बहुत ज्यादा महत्व था, आज भी राजस्थान में जातियों का बहुत ज्यादा महत्व है, जो विभिन्न व्यवसाय व सामाजिक स्तरों पर निर्धारित होती थी। और आपके सामने जो क्या होती थी, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और सामाजिक स्तरों को निर्धारित करने का कार्य करती थी। तो निष्कर्ष की बात करें, राजपूत प्रशासन और सामंतवादी जो समाज व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, उसने किसका निर्माण किया, आपके सामने सैन्य शक्तियों का निर्माण किया, भूमि संबंधों का निर्माण किया, और एक कठोर जो सामाजिक पदानुक्रम है उस पर आधारित हुआ करती थी। लेकिन जो राजपूती जो व्यवस्था है उसमें जो सैन्य शक्तियों है उसका निर्माण करना, भूमि संबंध हो गए, और एक कठोर सामाजिक पद्धति हमारे भारत में देखने को मिलती थी। खास करके राजस्थान में जो राजपूती जो शासन था उसमें ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। अपन ने विस्तार से पढ़ा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से करके जाना, आपके सामने देखने को मिलेगा ये प्रश्न। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उससे संबंधित आपके सामने जो अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक जागरणों के कारण स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में जो राजनीतिक जागरण है उसके क्या क्या प्रमुख कारण रहे हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें प्रजामंडल की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। राजस्थान में राजनीतिक जागरण है वो 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ में देखने को मिलता है। मतलब राजनीति का जागरण है वो आपके सामने कब देखने को मिलता है, राजस्थान में 19वीं सदी में उसकी शुरुआत होती है, और 20वीं सदी के आरंभ से आपके सामने
देखने को मिलता है आपके सामने। मतलब जो अगर अपन बात करें तो 1858 की क्रांति से आपके सामने जो चीजें शुरू हो गई थी और जो आपके सामने 1900 में भी देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप हुआ जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजा मंडलों की भूमिका मुख्य रूप से थी, जिसमें जिसने इसको जन्म दिया। तो आपके सामने जो प्रजा मंडल थे अलग अलग प्रकार के, उन्हीं की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही आपको इस प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों के निर्माण करने में। आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो आपको ये वाली पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल। अगला प्रश्न है राजनीतिक जागरण के कारण। तो किस किस प्रकार से जो राजनीतिक जागरण देखने को मिलता है हमारे समाज में प्रजा मंडलों के द्वारा, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, मतलब ऐसा समाज के लोग जो आपके सामने पढ़े लिखे हुआ करते थे, थोड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, उनसे उनका इस समाज से जो इन जो प्रजामंडलीय व्यवस्था हुआ करती थी उससे उनका क्या हुआ, उनका उदय देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त वकील, शिक्षक, पत्रकार और सरकारी कर्मचारी जैसे जो वर्ग थे उसका उदय देखने को मिला। मतलब क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो आपके सामने जो लोग हुआ करते थे, भाई अंग्रेजों ने जैसे आधुनिक शिक्षा लेकर आए तो धीरे धीरे क्या हुए, भारतीय जो लोग है वो शिक्षित होना शुरू हो गए। धीरे धीरे लोगों ने आधुनिक शिक्षा को सीखा, पाश्चात्य शिक्षा को सीखा, जहां से वहां की जो न्याय करने की जो प्रणाली है, लॉ को सीखा, विज्ञान को सीखा, तकनीक को सीखा। तो धीरे धीरे भारतीय लोग शिक्षित हुए और उनको भी ज्ञान होने लगा। तो इससे क्या हुआ, वकील, शिक्षक और पत्रकार और जो सरकारी कर्मचारी जैसे जो वर्ग हैं, जो सरकार के अलग अलग प्रकार के विभाग में काम किया करते थे, उनका उदय हुआ, जिससे राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जनता को जागरूकता मिले। अब भाई गांव में अगर एक व्यक्ति भी पढ़े और वो भी सफल हो जाए तो उसको देखकर 5-6 लोग और भी क्या होते हैं, उसी दिशा में प्रयास करते हैं। तो यही है, लोग में गांव में आसपास में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग आने लगे, उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य किया। तो दूसरे लोगों को क्या मिली, प्रेरणा मिली इस चीज से। अगले वाली बात करें, आर्य समाज और मिशनरी गतिविधियों का प्रभाव भी देखने को मिला। आर्य समाज जैसे बौद्धिक सुधारक आंदोलनों ने अंधविश्वास को चुनौती दी। तो आपके सामने जो आर्य समाज, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो समाज के निर्माण की गई, उन जैसे समाज, उस समाज की स्थापना इसीलिए हुई थी ताकि वो क्या कर सके, समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं अलग अलग प्रकार की, उनको ध्वस्त किया जा सके, उनके विरुद्ध लड़ा जा सके, उनके विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जा सके। तो भाई समाज में धीरे धीरे चेतना फैलनी शुरू हुई कि हम जो कुरीतियां हैं, जाति पाति है, महिलाओं के विरुद्ध में जो अत्याचार हो रहे हैं, है ना, जो हम आपस में ही लड़ रहे हैं, इस वजह से हम गुलाम हैं, अंग्रेजों से पहले हम अपनी परंपराओं के गुलाम हैं, तो हमें इन परंपराओं का त्याग करना पड़ेगा। तो इन जो आर्य समाज जैसे जो समाज हुए, उनके जो धर्म सुधार हो गए, या इन सब आंदोलनों ने क्या किया, जो अंधविश्वास देखने को मिलते थे उनको तोड़ने का कार्य किया। साथ के साथ राष्ट्रीय चेतना, अब जब लोग समाज में लोग परंपराओं से मुक्त होते हैं तो उनको राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा तेजी से फैलती है। ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा के प्रसार पर ज्यादातर ध्यान दिया। मतलब जो ईसाई मिशनरी होते हैं उन्होंने भी क्या किया था, जो शिक्षा है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। समाचार पत्र और जो साहित्य है उसकी भूमिकाएं, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों ने रियासतों में रियासती शोषण और ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। तो जो मीडिया है, कहीं की भी देख लो, आज के समय की या पहले की, मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान होता है। कोई भी देश है उसके लोगों के परसेप्शन निर्माण का, परसेप्शन क्या होती है, विचारधारा के निर्माण करने में, लोगों को सोचने और समझने की शक्ति देने का कार्य किसका होता है, आपके सामने मीडिया का कार्य होता है। तो उस समय आपके सामने सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, टीवी भी नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के पास क्या हुआ करते थे, समाचार पत्र आया करते थे, जिसमें राजस्थान केसरी हो गया, नवीन राजस्थान हो गया और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्र निकलते थे। और उन्होंने क्या किया, जो समाचार पत्रों ने जो रियासती शोषण है और ब्रिटिश नीतियां हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ी। जिसमें क्या, जनता में जो राजनीतिक अलग अलग प्रकार की जो चेतना है वो देखने को मिलती है, जिसमें विजय सिंह पथिक, केसरी लाल बारठ जैसे साहित्यकारों ने
क्रांतिकारी साहित्य रेखा, जिसमें विजय सिंह पथिक का प्रमुख रूप से नाम आता है और केसरी सिंह बारट हैं, जैसे आपके सामने जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनका प्रमुख रूप से नाम देखने को मिलता है। ये प्रमुख दो साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले वाला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी देखने को मिलता है इस आंदोलनों में। युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों को अपने अधिकारों की जागरूकता होने लगी। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने जो सैनिक थे वो बाहर गए, विदेशों में गए और वहां पे उन्होंने युद्ध लड़े, तो बाहर के जो सैनिक थे, बाहरी जो सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता है, उसके बारे में उन्हें ज्ञान हुआ और उन्हें पता चला कि किस प्रकार से फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे साम्राज्यों में क्रांतियां देखने को मिली। तो उन्हें क्या हुआ, अपने अधिकारों के बारे में, लड़ने के बारे में सतर्क हुए, जागरूक हुए और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए क्या होने लगे, जागरूक होने लगे। और जब कोई एक समाज का एक वर्ग उठ खड़ा होता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो आपके सामने जो चाहे कितने भी मजबूत शासन प्रणाली हो वो कमजोर होती है। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। महात्मा गांधी के जो नेतृत्व में राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर राजस्थान की रियासतों तक भी पहुंच चुकी थी। मतलब आपके सामने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अलग अलग प्रकार के जो राष्ट्रीय आंदोलन है और राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसमें से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो राजस्थान की जो अलग अलग प्रकार की जो रियासतें हुआ करती थी उस तक उसकी पहुंच है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो गई थी, जिससे जनता ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई। जिसमें आपके सामने क्या देखने को मिला, जनता है वो क्या धीरे धीरे अपने अलग अलग प्रकार के जो उसके अधिकार हुआ करते थे उसके बारे में वो लड़ना शुरू कर देती है, अपने अधिकारों के बारे में जानना शुरू कर देती है। अगले वाला पॉइंट है रियासतों का शोषणकारी शासन। अधिकांश रियासतों में निरंकुश शासक जागीरदारों और सामंतों द्वारा किसानों और आम जनता का आर्थिक शोषण किया जाता था। तो जो अधिकांश जो रियासतें देखने को मिलती थी वो क्या करती थी, आपके सामने निरंकुश शासन प्रणाली है चलाने का कार्य करती थी। समझ में आ गया? और जो जागीरदार और जो सामंत लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, आपके सामने आम जनता का आर्थिक शोषण भी किया करते थे। तो उसके बारे में अब लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया, अपने अधिकारों के बारे में जनता जो है वो जागरूक हो गई कि किस प्रकार से आपके सामने अंग्रेज ही नहीं, आपके सामने जो रियासतें हैं वो भी हमारा शोषण कर रही हैं, वो भी हमें क्या कर रही हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। जिसमें से जो जगीदार हुआ करते थे, जो बड़े भूमि भूभाग पर जो काम करवाने, कृषि करवाने वाले लोग हुआ करते थे, वो बेकार करवाते थे। मतलब मुफ्त में आपके सामने लोगों से बिना कोई पैसे दिया लोगों से कृषि करवाने का कार्य या अन्य कोई कार्य करवाते थे, जिससे राजनीतिक दमन होता था, जिससे लोगों को क्या अपने आप को शोषित महसूस करते थे और आम जनता में अब धीरे धीरे शोषण बढ़ना शुरू हो गया। किसान आंदोलन की बात करें, अलग राजस्थान में अलग अलग प्रकार के किसान आंदोलन भी देखने को मिले, जिससे आपके सामने जो साम्राज्य है उसमें अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं फैलने लगी। बिजोलिया आंदोलन, बेगी आंदोलन, बूंदी आदि के किसान आंदोलनों ने क्या किया, जनता को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाया आपके सामने। तो अलग अलग प्रकार के आंदोलन है, जिसमें बिजोलिया आंदोलन हो गया, बेगू आंदोलन हो गया, बूंदी आदि के जो किसान आंदोलन है, क्या 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 जनता को अपने अधिकारों और संघर्षों के लिए लड़ना सिखाया। अगले वाला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल की भूमिका। तो जो अलग अलग प्रकार के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें जो प्रजामंडल है उसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जनता को संगठित करना। प्रजामंडलों का गठन विभिन्न रियासतों में हुआ। तो जो अलग अलग प्रकार के जो प्रजामंडल हुआ करती थी उनका जो गठन किस लिए होता है, अलग अलग प्रकार की जो रियासतें हैं उनमें उनका गठन होता है। जैसे जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल है, अलग अलग प्रकार के जो प्रजामंडल है उनका उसमें निर्माण हुआ, जिन्होंने रियासती जनता को संगठित कर उत्तरदायी शासन की मांग की। उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रकार की जो रियासतें हुआ करती थी उन सब जनता को एक जगह इकट्ठा करके, संगठित करके उनको क्या किया, उनको एक करके संगठित करके लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक किया। अगले वाला क्या है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करना। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की तर्ज पर रियासतों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना था। तो प्रजा अलग अलग प्रकार के प्रजामंडल देखने को मिलते थे। उन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से जो ब्रिटिश भारत की तर्ज पे उन्होंने
मतलब ब्रिटिशों ने अलग अलग रियासतों का निर्माण किया, उसी तरीके से प्रजामंडलों ने क्या किया कि कैसे लोगों को विकास अच्छे ढंग से किया जाए। समझ में आ गया? जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो, ऐसे नहीं कि अब जो प्रजामंडल है वो भी लोगों के शोषण का कारण बन जाए, ऐसा नहीं। जो प्रजामंडल है उसका निर्माण इसीलिए किया गया ताकि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो संरक्षित रहे, हर लोग है वो आपके सामने अपने अधिकारों के लिए उनको अधिकार मिले। नागरिक अधिकारों की मांग, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों की मांग की। तो अलग अलग प्रजामंडल है, उन्होंने क्या किया, जो सरकार है उससे मांग की कि उन्हें अभिव्यक्ति मतलब बोलने का, मतलब अगर वो सरकार के खिलाफ बोलना चाहें और किसी चीज पर बोलना चाहें तो उसका उनको अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र जो सभाएं करने का उनके पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता भी उनके पास होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में इन्होंने मांग करनी शुरू की कि जो सभाएं हैं उसकी जो उनके पास अधिकार होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति जो बोलने की स्वतंत्रता उनके पास होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो उनके द्वारा मांग की गई, लोगों के पास इन सब प्रकार की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रजामंडल में, ताकि लोग है वो सरकार के सामने अपनी बात रख सके। ऐसे नहीं कि जो जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी जहां पर जो लोगों को राजा के सामने बात रखने की क्या हुआ करती थी, अधिकार नहीं हुआ करते थे। जागीरदार प्रथा का विरोध करना, प्रजामंडल ने किसानों पर हो रहे अत्याचार, बेगार व जागीरदार प्रथा का विरोध किया। मतलब जो प्रजामंडलीय जो व्यवस्था थी वहां पर क्या हो रहा था, जो किसानों पे जो अलग अलग प्रकार के जो अत्याचार हो रहे थे, बेगार और जो जागीरदारी प्रथा जो चल रही थी उसका उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। और वहां पर क्या, उन सब जो किसान हुआ करते थे उन पे जो अत्याचार होते थे उन पर उनका विरोध किया। उनके विरोध प्रदर्शन में उनको जो इस प्रकार के जो वो बेकार कराते थे, लोगों को उत्पीड़ित करते थे, लोगों से शोषित करते थे, अधिक कर वसूलते थे, इन सब चीजों का विरोध करके इन प्रथाओं में लोगों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। अगला क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव। प्रजामंडल आंदोलन ने स्वयं को अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो जो प्रजामंडल आंदोलन है इसने क्या किया, खुद को जो अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, मतलब भारत की जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उससे इस खुद को जोड़ने का कार्य किया। जो प्रजामंडल आंदोलन ने ये किया कि जो खुद को अलग अलग प्रकार के जो आंदोलन हुआ करते थे उससे खुद को जोड़ा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों से प्रेरित थे। तो जितने भी प्रजामंडल है, जो कांग्रेस आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जो नेतृत्व कर रही थी उससे वो बहुत ज्यादा प्रेरित थे। और गांधी जी के जो अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग था, मतलब अहिंसा के माध्यम से आपके सामने स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग है, उसके मार्ग पर चले ताकि हिंसा ना फैले और ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचे। संघर्ष और बलिदान, प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने रियासती शासन और ब्रिटिश सरकार के दमन का शासन किया। जो प्रजामंडल जो कार्यकर्ता है उन्होंने क्या किया, जो रियासती शासन है और ब्रिटिश सरकार का दमन करने का कार्य किया। क्यों, धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं थी उनको उन्होंने सुधारा, समाज को सुधारा, जागीरदारी प्रथा को खत्म करने का कार्य किया, लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। तो इस और शिक्षा देने का कार्य किया, लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया। तो लोग धीरे धीरे खुद जागरूक होना शुरू हो गए, उन्हें लगा कि अब ये हमारे मसीहा हैं और हमें ब्रिटिश को बुखार फेंकना है। तो इससे क्या आपके सामने ब्रिटिश सरकार है वो धीरे धीरे राजस्थान में कमजोर होने लगी। अलग अलग आंदोलनों में कई नेताओं को कहां पर जेल में भी जाना पड़ा और उनके बलिदानों ने जन आंदोलन को और मजबूत किया। जब कोई भी नेता आपके बीच का जो लोग हैं जो आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो उनको क्या कर दिया जाए, उनको पीड़ित किया जाए, तो आपके अंदर एक अलग ही ज्वाला उठती है, आप और ज्यादा आक्रोशित होते हो, आप और ज्यादा क्या होते हो, मजबूत होते हो। एकीकरण की भूमिका, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में एकीकरण में प्रजामंडल के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है, राजस्थान का जो एकीकरण होता है उसमें जो प्रजामंडल है उसके जितने भी नेता है, इन्होंने जो आपके सामने राजस्थान के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया और एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। राजस्थान में राजनीतिक जागरण में जन सामान्य को अपने अधिकारों, स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है, आपके सामने ये जो आंदोलन है इनका, जो प्रजामंडल का जो आंदोलन उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रजामंडल ने इस जागरण को एक संगठित और प्रभावी आंदोलन के रूप में देखकर
स्वतंत्रता तथा रियासतों को एकीकरण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो सिर्फ प्रजामंडलों ने लोगों को जागरूक ही करने कार्य नहीं किया, स्वतंत्रता दिलाने की बात में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ के साथ लोगों को जागरूक किया, और आपके सामने जो रियासतें हैं उनको एकीकरण में भी प्रजामंडल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अब आपके सामने समझ में आ गया होगा किस प्रकार से राजनीतिक जागरण में और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रजामंडलों की क्या भूमिका थी, अपन ने विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।